हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये डिजीज पर आधारित है और आज हम लोग डिजीज में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा कम्युनिकेबल डिजीज। आज हमारा जो मैटर है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। आज हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज को देखेंगे, संक्रामक रोग को देखेंगे। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि हवा से फैलते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। इसमें कुछ रोग छूतहा भी रोग होते हैं, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में जाइएगा तो आपको वो डिजीज हो जाएगा। तो ये जो संक्रमण से फैले वो कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में जो बेसिक चीज है ना, डिजीज क्या होता है, कितने टाइप के डिजीज होते हैं, ये सारी चर्चा पिछले वीडियो सेशन में हो चुकी है। तो बच्चों, आज के हमारा इस वीडियो सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो सेशन होने वाला है। जितने भी समान अध्ययन के पेपर होते हैं और जिसमें साइंस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उसमें समझिए कि कम्युनिकेबल डिजीज से एक सवाल आना लगभग और लगभग तय है। कम्युनिकेबल डिजीज से सवाल जरूर और जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो सेशन कहीं ना कहीं आपको कुछ नंबर दे के ही जाएगा। आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि हर भाग इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भाग को मिस करेंगे तो फिर आप उस एग्जामिनेशन के सवाल को मिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज की इस वीडियो सेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित आज का ये वीडियो सेशन होगा वो बैक्टीरिया और वायरस है ना से उत्पन्न रोगों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद आपको मिलेगा प्रोटोजोवन डिजीज, फंगल डिजीज, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात होगी। तो संक्रामक वीडियो के दो वीडियो होंगे, संक्रामक बीमारी के दो वीडियो होंगे। एक वीडियो ये है और एक वीडियो आपको आगे के आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आज हम लोग पहले बात करेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन से मेन बैक्टीरियल डिजीज है। बहुत और बहुत सवाल इससे आते हैं, है ना। इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, कौन सा इसमें वायरल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज नहीं है। ये जो हम लोग सेशन करने जा रहे हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। पहले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न पहले हम लोग रोगों को देख लेते हैं कि कौन कौन से डिजीज बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज को देख लेते हैं कि मेन हमारे बैक्टीरियल डिजीज कौन है जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीबी, इसके बाद न्यूमोनिया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है टाइफाइड। ये सभी के सभी समझिए कि ये वायरल नहीं होकर के बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना। टीबी, न्यूमोनिया इसको पढ़ेंगे हम, टाइफाइड। चलिए, इसके बाद हम आते हैं लिप्रोसी, ठीक है ना, कोलेरा। चलिए, इसके बाद आते हैं परट्यूसिस, ठीक है ना। इस परट्यूसिस को ना काली खांसी भी कहते हैं, इसका आप हिंदी कह सकते हैं काली खांसी, ठीक है ना। यह कुकुर खांसी, इसका एक और नाम है कुकुर खांसी। एक बार खांसी शुरू होगा तो फिर रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। कुछ और देख लेते हैं, प्लेग, ठीक है ना, टेटनस। चलिए, ये आपका है टेटनस। ये टेटनस जो है ना, हमें समझ में आता है कि ये वायरल है, लेकिन ये वायरल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। आते हैं इसके बाद मिलता है हमें सिफिलिस, एक बीमारी का नाम है सिफिलिस, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर एक बीमारी का नाम है गोनोरिया। ये सब बीमारी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए, अगर आज का ये वीडियो सेशन, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो सेशन है इसमें केवल हम लोग मेन बातों पर बात करेंगे, जो मुख्य बिंदु है हम लोग उस पर बात करेंगे। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसी चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में आप चले जाइए, प्लेलिस्ट में पहले जाइए। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो है ना, डिजीज का एक आपको सेक्शन मिलेगा, बीमारी नाम का एक डिजीज नाम का सेक्शन मिलेगा। उसमें आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिटेल चर्चा है, वायरल डिजीज के बारे में डिटेल चर्चा है, ठीक है। हम लोग इस वीडियो सेशन में केवल मेन बातों को ही देखेंगे। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप डिजीज नाम के आप सेक्शन में चले जाइए, उसमें आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारे सारे बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना। अब इसी तरह से वायरल डिजीज हमारे कौन कौन से हैं, थोड़ा उस वायरल डिजीज को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से डिजीज वायरल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब हमारा है जो दूसरा नंबर है ना, ये है आपका वायरल डिजीज। देखते हैं कि वायरल डिजीज में है ना जो विषाणु जनित कौन कौन से रोग हैं। चलिए, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। विषाणु जनित रोग में मेन रोग आते हैं आपके, है ना, पॉक्स,
है ना, उसमें दो तरह के पॉक्स हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, है ना। इसमें दो तरह के रोग हैं आपको, चिकन पॉक्स, इसको आप पढ़ें, चिकन पॉक्स पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश नहीं घबराना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में खसरा कहते हैं। चलिए, इसके बाद मम्स, है ना, ठीक है ना, इसको हिंदी में हम लोग गलसुआ कहते हैं। ये सभी के सभी कौन से रोग हैं, ये सभी के सभी वायरल रोग हैं, ठीक है ना, ये सभी के सभी वायरल डिजीज है। कुछ और डिजीज के बारे में देखते हैं। रेबीज, ये वायरस से फैलता है, ये वायरस द्वारा प्रसार किया जाने वाला रोग है। इसके बाद हम आते हैं एड्स, ठीक है ना। चलिए, एड्स के बाद हम आते हैं डेंगू, डेंगू फीवर जो है वो आपका वायरस जनित है। इसके बाद हम आते हैं हेपाटाइटिस, जो कि वायरस से होता है, हेपाटाइटिस जो कि वायरस से होता है। और सबसे जो लेटेस्ट जो एक और बीमारी है पोलियो, चलिए, ठीक है ना, ये वायरस द्वारा होता है। और सबसे लेटेस्ट बीमारी है ना कोविड, जो कि वायरस से फैलता है। चलिए, तो ये सभी के सभी जो है ना ये वायरस जनित बीमारी है। देखिए, ये जो नंबर 1 आप जो बॉक्स देख रहे हैं, ये जो नंबर 1 बॉक्स आप देख रहे हैं और नंबर 2 बॉक्स देख रहे हैं, इससे तो समझिए कि यहीं पर आपके सारे सवालों का जवाब लगभग छिपा हुआ है। ज्यादातर सवाल कैसे होते हैं, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, मान के चलिए कि स्मॉल पॉक्स दे दिया और 3 ये सारे रोग दे देंगे। अब आपको समझना होगा कि स्मॉल पॉक्स एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये वायरल डिजीज है। या इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, तो ऐसे सवाल में 3 सवाल आपको मिल जाएंगे वायरल और एक मिल जाएगा बैक्टीरियल। अब इसमें से आपको दिमाग में रखना होगा कि ये सारी जो चीज है वो बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं और ये जो डिजीज का जो चर्चा किया गया है ये जो होते हैं वो वायरस से ये उत्पन्न होते हैं। कुछ कुछ हमारे दिमाग में बात रहता है, जैसे हम सोचते हैं कि टेटनस जो है ना ये वायरस द्वारा होता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे, देखेंगे, पाएंगे तो आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि जो टेटनस है वो वायरल नहीं है, वो बैक्टीरियल है। इसी तरह से प्लेग जो है ना जो चूहा से होता है, ये आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो चलिए, आज इन्हीं सारे डिजीज के बारे में हम लोग केवल मेन बात जानेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए, जैसे कि मैंने कहा है कि आप यूएस वर्चुअल कैंपस, ठीक है ना, आप यूएस वर्चुअल कैंपस के आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है ना, आपको एक यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है ना, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें आपको एक डिजीज, आपको एक सेक्शन मिलेगा। आप इस डिजीज सेक्शन में आप जाकर के इसके बारे में आना डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग केवल इसमें मेन बातों को ही देखेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे मेन बात क्या है। एक एक बात को हम लोग लेके चलेंगे जो कि हमारे मेन बात होंगे। चलिए, पॉइंट नंबर 1 देखिए, टीबी का जो टीबी के लिए जो जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, है ना, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम से ना टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम, है ना, उसका पूरा नाम है। जो टीबी के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके लिए जो जिम्मेदार जो वायरस बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन इतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमें इसे देखना है। अब हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं जिसमें कि वो डिजीज होगा और उसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का नाम होगा। चलिए, तो हमारा जो हेडलाइन कैसे शुरू होता है, डिजीज, बीमारी और इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसके लिए कौन से बैक्टीरिया से, बैक्टीरियम से ये बीमारी होती है। तो पहले बैक्टीरियल देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग वायरल देखेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं टीबी, ठीक है ना। टीबी किसके द्वारा होता है भाई, तो माइकोबैक्टीरियम, चलिए, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा ये टीबी होता है, ठीक है ना। ये आपका एक बैक्टीरियम है जो कि टीबी को ये जन्म देता है। इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। चलिए, टीबी के लिए प्रसार का तरीका क्या है, किससे टीबी होता है, तो टीबी 2 तरीके से होता है। देखिए, एक तो टीबी जो होता है ना वो आपका एयर से होता है ना, अगर हवा से भी टीबी के बैक्टीरिया फैलते हैं। और दूसरा क्या होता है ना कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पिछले वीडियो सेशन में बात हुआ था। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो खांसने से, छींकने से, थूकने से, ये इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये टीबी का प्रसार कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है और ये हवा से फैलता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी ले लेंगे। तो टीबी किसके द्वारा होता है उसका केवल बैक्टीरियम जान जाइए, कभी कभी पूछता है। तो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इसके बाद हम आते हैं टाइफाइड,
है ना। इसके बाद आते हैं टाइफाइड। टाइफाइड किसके वजह से होता है, तो साल्मोनेला, इसका नाम है, इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। ये टाइफाइड को जन्म देता है। इसके बाद हम आते हैं, हमारा अगला है निमोनिया, हमारा अगला है न्यूमोनिया। एकदम एकदम यहाँ से समझ लीजिए, निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरियम का नाम है डिप्लोकोकस निमोनियाई। इसका नाम है देखिएगा डिप्लोकोकस, आसान है पढ़ना, है ना, निमोनियाई, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं निमोनियाई। चलिए, इसके बाद हमारा निमोनिया के बाद हमारा अगला जो होता है वो कोलरा है। देखते हैं कि कोलरा किसके वजह से होता है, किस बैक्टीरियम के वजह से कोलरा होता है। तो इसके लिए विब्रियो कोलरी, ठीक है ना, इसके लिए है विब्रियो, है ना, इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा जाए विब्रियो कोलरी, कोलरी, ठीक है ना। ये विब्रियो कोलरी के कारण जो होता है वो कोलरा, इसको है ना हैजा भी कहते हैं आप, इसको आप हैजा भी कहते हैं। ये आपका निमोनिया है, निमोनिया मतलब निमोनिया, टाइफाइड मतलब टाइफाइड, और टीबी को ना यक्षमा रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार बैक्टीरियम को देख रहे हैं कि टीबी किस बैक्टीरियम के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी। चलिए, निमोनिया किसके वजह से होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनियाई। कोलरा किसके वजह से होता है, तो विब्रियो कोलरी। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं डिप्थीरिया। अब हम आगे आते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया आसान है पढ़ना, आसान है, इंग्लिश में पढ़ना आसान है ना, इसको बहुत ज्यादा, है ना, भारी नहीं समझना चाहिए। चलिए, डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार बैक्टीरियम का नाम क्या है, कोरिन, कोरिन बैक्टीरियम, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है ना। चलिए, डिप्थीरियाई, डिप्थीरियाई। चलिए, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं डिप्थीरियाई। चलिए, ये डिप्थीरिया के लिए जिम्मेदार है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लिप्रोसी। लिप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, लिप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग के लिए जिम्मेदार भाई बैक्टीरिया क्या है, तो इसके लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसके लिए जो जिम्मेदार है बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना, लेप्री, इसका नाम है लेप्री। चलिए, माइकोबैक्टीरियम इसको पढ़ेंगे, लेप्री पढ़ेंगे। तो लिप्रोसी के लिए जो जिम्मेदार जो बैक्टीरियम है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। आते हैं इसके बाद टेटनस। देखते हैं कि टेटनस के लिए जिम्मेदार कौन है, ये आपका टेटनस है, ठीक है ना। चलिए, टेटनस के लिए क्या है, क्लोस्ट्रिडियम, इसके लिए जो जिम्मेदार है क्लोस्ट्रिडियम, ये वो है, ठीक है ना, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई, है ना, टिटेनाई, टिटनाई। चलिए, ये क्लोस्ट्रिडियम जो टिटैनी है, सॉरी टिटैनी है, ये टिटनाई नहीं है, टिटैनी है, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी है, इसको आप टिटैनी पढ़िए। चलिए, ये टेटनस के लिए जिम्मेदार है। फिर हम लोग देखते हैं कि दो हमारे एसटीडी हैं, गोनोरिया और सिफिलिस, है ना, गोनोरिया और एक है सिफिलिस। गोनोरिया के लिए जो जिम्मेदार है वो है नेसेरिया, ठीक है ना, इसके लिए जो जिम्मेदार है वह नेसेरिया गोनोरियाई, गोनोरियाई, ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद है सिफिलिस, ठीक है ना, इसके बाद है सिफिलिस। सिफिलिस के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरियम का नाम है ट्रिपोनोमा, है ना, इसका नाम है किस तरह से ट्रिपो, ठीक है, नीमा, ठीक है ना, पैलेडियम, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है ट्रिपोनीमा पैलेडियम। प्लेग देखते हैं, प्लेग के लिए जिम्मेदार भाई बैक्टीरियम का नाम क्या है, प्लेग के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरियम है इसका नाम है पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, ठीक है ना, पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, ठीक है ना, पेस्टिस इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरियम है। और चलते हैं पर्ट्यूसिस, है ना, जिसको हम हुफिंग कफ भी कहें, अभी इसका चर्चा हुआ है। पर्ट्यूसिस जिसको हम काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार बैक्टीरियम को देखते हैं, तो है इसका नाम है बोर्डटेला, ठीक है ना, पर्ट्यूसिस, इसका नाम है बोर्डटेला, है ना, इसको पढ़ेंगे बोर्डटेला पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। चलिए बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, कभी कभी ये सवाल आते हैं कि किस बैक्टीरियम के कारण कौन सा बीमारी होता है। जैसे टीबी है तो माइकोबैक्टीरियम है, बैक्टीरियम तो कई प्रकार के हैं, माइकोबैक्टीरियम है, अभी हम लोग ने देखा क्लोस्ट्रिडियम है, डिप्लोकोकस है, तो बैक्टीरियम कई प्रकार के हैं। तो कौन सा बैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस तो पकड़ लीजिएगा अंतिम वाला, लेप्री तो पकड़ लीजिएगा लेप्रोसी के लिए,
निमोनिया पकड़ लीजिएगा। निमोनिया के लिए तो जो पहला नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि देखिए एक बार इसको रिव्यू करते हैं हम लोग, सारी चीजों को रिव्यू करेंगे। टीबी किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। हमें केवल माइकोबैक्टीरियम याद रखना है, ट्यूबरकुलोसिस याद नहीं रखना है। टाइफाइड किसके वजह से होता है? तो साल्मोनेला की वजह से होता है। निमोनिया किसके वजह से होता है? तो डिप्लोकोकस की वजह से होता है। कोलरा किसके वजह से होता है? तो विब्रो, है ना, एक होता है ना विब्रो कोलेरियाई, एक होता है ई कोलेरियाई। तो कम से कम इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं भी कोलेरी के कारण भी, है ना, ये कोलरा होता है जिसको हम लोग हैजा कहते हैं। चलिए, डिप्थीरिया होता है कोरिन बैक्टीरियम के कारण, लिप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण। तो केवल हमें फर्स्ट नाम याद रखना है, ठीक है ना, फर्स्ट नाम ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप खुद, जैसे डिप्थीरिया ही है तो डिप्थीरिया पैदा करेगा, लेप्री है लेप्रोसी पैदा करेगा। तो इसको पढ़ना आसान है, हमें केवल पहला नाम याद रखना है। चलिए कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि अब ये जो बीमारियां हैं ये हमारे किस किस अंग को प्रभावित करती है। यदि किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित अंग होगा? यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाए तो उसका कौन सा अंग प्रभावित अंग होगा? ये थोड़ा सा हम लोग अफेक्टेड ऑर्गन्स देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नंबर आगे बढ़ते हैं। अब आपका डिजीज होगा, ये सारे बैक्टीरियल है। अभी हम लोग बैक्टीरियल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग वायरल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बैक्टीरियल में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी ये देना चाहता हूं कि कौन से बैक्टीरियल डिजीज से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए तो ये आप डिजीज समझ लीजिए, आप ये बीमारी समझ लीजिए, और इससे आप, है ना, प्रभावित अंग अफेक्टेड ऑर्गन समझ लीजिए। प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, इससे, है ना, कौन कौन से हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड ऑर्गन समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे टीबी देखिए, ये शरीर के किसी अंग को प्रभावित कर सकता है, किसी भी अंग को प्रभावित, कहीं भी टीबी हो सकता है, किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, आप ऐसा समझिए। लेकिन विशेष तौर पर जो फेफड़ा है ना, वो ज्यादा प्रभावित होता है। बोन टीबी भी होता है, ब्रेन टीबी भी होता है, टीबी शरीर में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे कॉमन टीबी का जो रूप है उसका नाम है पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी का संबंध फेफड़ा से है। इसका मतलब है कि टीबी से जो खास तौर पर जो प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। हालांकि ये शरीर में कहीं भी टीबी हो सकते हैं, ये हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, हमारा अगला जो है वह है टाइफाइड। टाइफाइड, अब हम देखेंगे कि टाइफाइड हमारे शरीर के, है ना, किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये आंत को प्रभावित करता है, ठीक है ना। इससे प्रभावित होने वाला आंत है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटेस्टीन, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटेस्टीन। चलिए निमोनिया देखते हैं कि निमोनिया जो है, ठीक है ना, निमोनिया जो है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है भाई? तो श्वसन तंत्र, जिसको फेफड़ा भी आप कह सकते हैं, हमारा श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है, ठीक है ना। चलिए निमोनिया से प्रभावित होने वाला हमारा पूरा रेस्पिरेटरी जो और सिस्टम है ना, इससे प्रभावित होता है। चलिए कोलरा से तो कोई प्रभावित होने वाला कोई अंग है नहीं, ये तो समझिए कि स्टूल है, हैजा है, दस्त होगा, उल्टी होगा, इसका पहचान यही है। चलिए डिप्थीरिया, अब हम आते हैं डिप्थीरिया, देखते हैं कि डिप्थीरिया से प्रभावित अंग हमारे कौन कौन से हैं। तो डिप्थीरिया से ये जो गला है ना, ये गला प्रभावित हो जाता है, बस आप ऐसे समझे, इससे जो प्रभावित ऑर्गन है वो गला है, शॉर्ट में समझा रहा हूं। लिप्रोसी, कुष्ठ रोग, है ना, लिप्रोसिस हमारा क्या प्रभावित होता है, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति को लिप्रोसी हो जाए तो उसका त्वचा जो है ना, एकदम त्वचा एकदम गल जाता है, आप ऐसा समझिए। और उसका नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र, है ना, अगर आप हिंदी के बारे में बात करते हैं तो उसका स्नायु तंत्र प्रभावित होता है। स्नायु तंत्र को अगर इंग्लिश में कहें तो नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, उसका नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रभावित होता है, बस आप ऐसे समझें। आते टेटनस, टेटनस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये टेटनस हमारा सीएनएस पूरा, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, को उसके पूरे मोटर को प्रभावित करता है सीएनएस। आप इसको सिंपल भाषा में समझे, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको अगर कहते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आते हैं गोनोरिया। अब देखिए गोनोरिया क्या है, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। अगर आप इन्फेक्टेड व्यक्ति से सेक्स करते हैं तो गोनोरिया होता है। इसका मतलब है कि हमारा जननांग इससे प्रभावित होगा। और इसी तरह सिफिलिस भी क्या है, एक एसटीडी है, ठीक है ना, इसको एसटीडी रोग में रखा गया है। सिफिलिस जो है ना, सिफिलिस से हमारा जो प्रभावित अंग होगा वो जननांग होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज है और ये उनसे प्रभावित होने वाले
ऑर्गेन्स हैं कि किससे क्या प्रभावित होता है। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। अब जो मेन बातें हैं, अब ये तो बैक्टीरियल हो गया, अब हम लोग वायरल डिजीज के थोड़ा बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन डिजीज वायरल डिजीज है और उनके लिए जिम्मेदार वायरस कौन कौन है। अब थोड़ा सा वायरल डिजीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा इधर डिजीज होगा, आप इसको ऐसे समझिए, इधर डिजीज है और इधर है ना रिस्पॉन्सिबल वायरल है, वायरस है ना। देखते हैं कि कौन कौन से वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे कि कहें स्मॉल पॉक्स, जैसे कहें स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, चिकन पॉक्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, उन सारे पहले वायरस को देखेंगे। जैसे कि टीबी के लिए है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, तो वेरियोला वायरस है ना, इसको कहते हैं वायोरेला, वायोरेला है ना, इसको हम ऐसे कहेंगे वायो है ना, वेरियोला वायरस है ना, सॉरी थोड़ा इसको साफ लिख देते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस का नाम है वो है वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, ठीक है ना। अब वायरस तो होगा तो नाम तो लिखेगा वायरस, तो इंपॉर्टेंट क्या है वेरियोला। चलिए चिकन पॉक्स किसके वजह से होता है भाई, चलिए थोड़ा सा चिकन पॉक्स को देखा जाए, ये किसके वजह से होता है, तो वेरिसेला, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए थोड़ा सा ये फंसाएगा। वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स पैदा करेगा और वेरिसीला वायरस जो होगा वो चिकन पॉक्स पैदा करेगा। तो हमें केवल फर्स्ट नाम याद रखना है, हमको ये याद नहीं रखना है, हमें केवल ये याद रखना है कि वेरियोला के कारण स्मॉल पॉक्स होता है और वेरिसीला के कारण चिकन पॉक्स होता है, ठीक है ना। चलिए जिसको इसका एक दूसरा नाम है, वेरिसेला का एक दूसरा नाम है हर्पेस जोस्टर, इसका दूसरा नाम जो है वो इस तरह से है, हर्पेस जोस्टर है ना, हर्पेस जोस्टर का ही एक नाम है वेरिसेला, ठीक है ना। हर्पेस जोस्टर है ना, इसका एक और नाम है वेरिसेला का। चलिए अब इसके बाद आते पोलियो, तो पोलियो किसके वजह से होता है, पोलियो होता है पोलियो वायरस। ये सब आसान है, ये सब मुश्किल भरा चीज नहीं है। पोलियो वायरस के कारण जो होता है ना वो पोलियो होता है। इसके बाद आते हैं मीजल्स है ना, इसके बाद आते हैं मीजल्स जिसको हम लोग खसरा भी कहते हैं, ठीक है ना, मीजल्स को खसरा भी कहते हैं। चलिए अब मीजल्स जो होता है वो किसके वजह से होता है, तो वो रूबेला वायरस है ना, इसका एक और नाम रूबेला भी है, तो इसको रूबेला वायरस के कारण ये रोग होते हैं, रूबेला वायरस के कारण ये डिजीज पनपते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं, मम्स है ना, मम्स किसके वजह से होता है भाई, तो मम्स होता है मम्स वायरस के वजह से। आसान है, ये सब आसान है। मम्स वायरस के वजह से जो होता है ना वो मम्स रोग, इसको ना हिंदी में कहते हैं गलसुआ, इसको हिंदी में कहते हैं गलसुआ बीमारी, ठीक है ना। चलिए रेबीज किसके वजह से होता है, रेबीज जो होता है सर, रेबीज जो होता है वो होता है रेबीज वायरस के वजह से, ठीक है ना। ये रेबीज जो होता है वो होता है रेबीज वायरस के वजह से। चलिए ट्राकोमा एक और बीमारी है, वायरल बीमारी, ठीक है ना। ट्राकोमा को देखते हैं, ये आंखों की बीमारी है, आंख इससे प्रभावित होते हैं और इसके लिए जो जिम्मेदार जो वायरस है उसका नाम है कालमाइडिया है ना। चलिए इसका नाम है सॉरी चलिए इसका नाम है ना क्लामाइडिया, ठीक है ना, ट्राकोमाइटिस, ट्राकोमाइटिस इसका जो नाम है वो है, ये इसको आप ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लामाइडिया ट्राकोमाइटिस है ना, जिसके वजह से ट्राकोमा रोग आंखों का रोग है। तो चलिए ये वायरल डिजीज है। अब हम ये देखेंगे कि किसके वजह से क्या हमारे प्रभावित अंग है ना, ये डिजीज कौन कौन से अंगों को प्रभावित करती है। चलिए सबसे पहले आते हैं तो हमें मिलता है स्मॉल पॉक्स। चलिए अब ये प्रभावित अंग देख लेते हैं, ये आपका बीमारी हो जाएगा और ये प्रभावित अंग, इसको आप शॉर्ट में समझें प्रभावित अंग। चलिए ये अब हम बीमारी और प्रभावित अंग को देखेंगे कि इससे प्रभावित अंग कौन कौन है। चलिए सर, तो सबसे पहले चलते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कहाँ होता है, देखिए स्मॉल पॉक्स जो होता है ना ये चेहरे पर है ना, ये चेहरे पर ये ज्यादातर होता है, तो इससे जो प्रभावित अंग है हमारा चेहरा है, चेहरे पर ये ज्यादा होता है। चिकन पॉक्स कहाँ होता है, तो पीठ में और पेट पर है ना, पीठ और पेट, इसका जो मेन एरिया है वो पीठ और पेट है, ठीक है। चलिए मीजल्स जो होता है, ठीक है ना, मीजल्स भी चेहरे पर होता है, मीजल्स के भी जो ये खसरा होता है ना, ये इसका जो एरिया जो होता है ना वो आपका चेहरा ही मेन इसका एरिया होता है। तो मीजल्स जो है आपका खसरा जो रोग है इसका चेहरा एरिया है, सॉरी इसका जो एरिया है ना वो फेस है, फेस
इससे प्रभावित होता है। चलिए पोलियो से अब देखते हैं, पोलियो से हमारा क्या प्रभावित होता है, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, सीएनएस, जो कि सीएनएस मैंने यहां बात किया था, इससे हमारा सीएनएस प्रभावित होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये सारी बातें हैं प्रभावित, मतलब ये सारी बीमारियां हैं और उनसे ये प्रभावित अंग है। चलिए अब हम लोग अब हम लोग सारे बीमारी के बारे में मेन बातें पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीबी से। अब हम लोग मिक्सअप करके पढ़ेंगे कि किस बीमारी में क्या मेन विशेषता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। देखिए बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका, ठीक है ना, नवजात अवस्था में दिया जाता है ना। एक बच्चे को कब दिया जाता है बीसीजी का टीका? 1 वर्ष में, 6 महीने में, 12 महीने में, 2 साल पर बीसीजी का टीका दिया जाता है नवजात अवस्था में। जब बच्चा मैक्सिमम 27-28 दिन का हो जाता है तब तक बीसीजी का टीका दे देना चाहिए। तो बीसीजी का टीका किस अवस्था में दिया जाता है? नवजात अवस्था में, नवजात अवस्था में दिया जाता है। ये मेन बात आप पढ़िए, ठीक है ना। जो मेन बात है हम उसको लेके चलेंगे। देखिए अब जो टीबी है, टीबी के निवारण के लिए क्या दिया जाता है? देखिए इसमें एक है, वो है उसको कहते हैं हम लोग डॉट। एक तो बीसीजी का टीका हो गया और एक जो कहलाता है वो डॉट होता है। डॉट का संबंध किससे है ना? देखिए डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, इसका पूरा नाम क्या है? डायरेक्टली, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड थेरेपी, ये समझिएगा, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। का संबंध किससे है? का संबंध है ना टीबी के इलाज से है, टीबी के इलाज से है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, टीबी के इलाज से है। मतलब टीबी का इलाज हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बीसीजी दे करके कर सकते हैं और एक डॉट तरीका से भी इसमें है ना मरीज को ना बहुत ही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ना इसको दवा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो एक बीसीजी का टीका है वो टीबी से निपटने के लिए और एक दूसरा एक डॉट प्रक्रिया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और हमारे पास क्या क्या मेन चीज है। देखिए जो जितने भी वायरल डिजीज है या जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है, काफी ये कंटेजियस है, बहुत ही तेजी से फैलते हैं, ये बहुत ही छुताहा है, तेजी से फैलते हैं, आप ऐसे समझिए। लेकिन सबसे स्लोएस्ट कौन सी बीमारी है जिसको फैलने में थोड़ा सा समय लग जाए? मतलब अभी अगर आपको इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखिएगा ट्यूबरकुलोसिस के, तो पता चलेगा कि 2-4 दिन में ही आपके शरीर में बैक्टीरिया गया और हफ्ता भर के बाद में ना आपको फीवर वगैरह आना शुरू हो गया। लेकिन सबसे धीमा गति से जो बढ़ने वाला संक्रामक रोग है उसका नाम है लिप्रोसी। आप ऐसे समझिए, लिप्रोसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सबसे स्लोएस्ट है ना एक संक्रामक डिजीज है। हालांकि संक्रामक डिजीज इतना स्लो नहीं होता है, वो बहुत 2 से 4 दिन में ना आपके बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लिप्रोसी के बारे में सबसे मेन बात क्या है कि ये स्लोएस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है। सबसे धीमा गति से, अगर कहें कि सबसे धीमा गति से बढ़ने वाला संक्रामक रोग कौन है भाई? संक्रामक रोग का नाम है, तो वह है कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग लेप्रोसी कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग लेप्रोसी कहते हैं, कुष्ठ रोग। चलिए अब हम आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए एक होता है चाल मुंगरा का तेल। चाल मुंगरा का तेल किस बीमारी के इलाज में यूज किया जाता है? जो चाल मुंगरा का जो तेल है उसका इस्तेमाल किया जाता है कुष्ठ रोग बीमारी में, ठीक है ना। देखिए कुष्ठ रोग बीमारी में 2-3 तरह का दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है डीडीएस, पहले आप ऐसे समझिए, डीडीएस डाइएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन, इसका पूरा नाम है डाइएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन, ये डीडीएस का नाम है। चलिए तो कुष्ठ निवारण में है ना, अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ रोग हो जाए, कोढ़ रोग में क्या होता है कि हाथ पैर एकदम गलने लगता है, सीन ऐसे एकदम डैमेज हो जाता है और शरीर का एकदम पीला पीला, शरीर में एकदम शरीर व्हाइटिस हो जाएगा, हाथ पैर एकदम मुड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उंगली एकदम गल जाएगी, उंगली टेढ़ा हो जाएगा, डिफॉर्मिटी आ जाएगी और कई तरह के उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसके इलाज में किस किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक है डीडीएस जिसका नाम है डाइएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन, एक है एमडीटी। चलिए एक है एमडीटी जिसको कहते हैं मल्टी
ड्रग थेरेपी, है ना। इसका पूरा नाम क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है ना। चलिए, इसका नाम है मल्टी ड्रग थेरेपी। और एक है चाल, ठीक है ना, चाल मुंगरा का तेल, चाल मुंगरा का तेल, ये कुष्ठ रोग में इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग किस में किया जाता है? लेप्रोसी बीमारी में। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है कुष्ठ रोग में। एकदम समझने की कोशिश किया जाए यहाँ पर, ये बहुत आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। ये डीडीएस, एमडीटी और चारमुंगरा का तेल का हम प्रयोग करते हैं कुष्ठ रोग में। चलिए देखते हैं कुछ और बातें। देखिए, विडाल टेस्ट, ठीक है ना। हमारा अगला जो पॉइंट है वो नंबर 5 होगा, सॉरी नंबर 5 होगा। चलिए, अगली बात क्या है कि जो विडाल टेस्ट है, ठीक है ना, विडाल टेस्ट किस बीमारी के जांच में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है ना, विडाल जो टेस्ट है ना, का प्रयोग, ठीक है ना, टाइफाइड के जांच में होता है, टाइफाइड के जांच में होता है। चलिए देखिए, टैब एक शब्द है, टैब, TAB, ठीक है ना। टैब का प्रयोग, ठीक है ना, टैब का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? टैब एक वैक्सीन है, टैब का टीका है ना। टैब टीका, है ना, किस बीमारी में दिया जाता है? तो टाइफाइड की बीमारी में टैब टीका दिया जाता है। T4, आप यहां से टाइफाइड समझ सकते हैं, रटना आसान है, बहुत आसान है, ये इतना मुश्किल भरा नहीं है जितना कि आप सोचते हैं, ठीक है ना। तो टाइफाइड के इलाज में हम किस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं? तो टैब का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है। चलिए कुछ हम लोग और बातों को देखते हैं। देखिए, टेटनस, टेटनस जानते हैं टेटनस कैसे होता है? अगर कटे फटे जगह पर अगर मिट्टी लग गया और उसमें अगर क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो अगर बैक्टीरिया मौजूद रहा तो वो आपके इंजरी के थ्रू आपके शरीर में इंटर कर जाते हैं। और टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो बहुत समय तक जिंदा रहता है, ऐसा नहीं है, वो तुरंत मरता नहीं है। यदि आपको कहीं टेटनस हो गया हो तो ऐसा नहीं है कि वो अभी तुरंत आपको परिणाम दे देगा। हो सकता है कि काफी दिनों के बाद अब वहां पर अपना वो करामात दिखाना शुरू करे। टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है वो लगभग 60 सालों तक जीवित रह सकता है, मतलब मुख्य रूप से आप ये समझिए, ठीक है ना। उसका जो लाइफ स्पैन है उस बैक्टीरिया का वह 60 साल तक जा सकता है। चलिए देखिए, टेटनस, है ना, एक है डीपीटी, पहले आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, डीपीटी दिया जाता है किस रोग में? टेटनस में दिया जाता है, परट्यूसिस में दिया जाता है और डिप्थीरिया में दिया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? डीपीटी का पूरा नाम क्या है ना, डिप्थीरिया, ठीक है ना, परट्यूसिस और टेटनस, ठीक है ना। इन तीनों रोगों में डीपीटी का टीका दिया जाता है, डीपीटी का प्रयोग किया जाता है। इसको ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है ना। डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका एक और नाम है ट्रिपल एंटी, सॉरी, इसका एक नाम है को ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। चलिए, तो टेटनस में एक डीपीटी आप दे सकते हैं और एक एटीएस, है ना, एक एटीएस दे सकते हैं, एंटी, है ना, टेटनस सीरम, ठीक है ना। एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता है अगर किसी को कुछ गड़ फड़ जाता है, कटीला चीज गड़ जाता है, शीशा वगैरह लग जाता है, तो उसको किस चीज का इंजेक्शन दिया जाता है? एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता है। तो टेटनस के इलाज में आप दो चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है आपका डीपीटी, डीपीटी का प्रयोग होता है टेटनस के इलाज में, दे सकते हैं T4 टेटनस है। इसमें हालांकि 3 बीमारी के लिए दिया जाता है। D4 आपका हो गया, क्या हो गया? डिप्थीरिया। T4 क्या हो गया? परट्यूसिस, कुकुर खांसी, और T4 हो गया टेटनस, ठीक है ना। इसको ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। चलिए, दूसरी बात क्या है? एटीएस का भी प्रयोग, आप तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है टेटनस के इलाज में, टेटनस के इलाज में प्रयोग किया जाता है। चलिए, हम लोग कुछ और बातों को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट बातें होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए नंबर 8 में आते हैं। देखिए, चिकन पॉक्स का कोई भी वैक्सीन नहीं है, चिकन पॉक्स का कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स दुनिया का सबसे पहला बीमारी था जिसके लिए वैक्सीन का खोज किया गया, ठीक है ना। चलिए, स्मॉल पॉक्स, है ना, पहला रोग था, ठीक है ना, जिसका, है ना, वैक्सीन तैयार हुआ था, जिसका वैक्सीन बनाया गया था।
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी बीमारी का सबसे पहले वैक्सीन बना था, तो वो है स्मॉल पॉक्स। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। देखिए, चिकन पॉक्स के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। देखिए, दो बातें याद रखिए कि चिकन पॉक्स, ठीक है ना, अगर किसी को हो जाए तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलता है। अगर एक बार चिकन पॉक्स अगर किसी को हो गया तो दोबारा जीवन में उसको चिकन पॉक्स नहीं होने वाला है। इसी तरह से पोलियो, अगर एक बार किसी को पोलियो हो गया और वो पोलियो से ठीक व्यक्ति हो गया, है ना, पोलियो से उसका शरीर का अंग मतलब खराब नहीं हुआ, तो चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब क्या है, लाइफ टाइम इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है ना, एक बार अगर ये किसी को हो जाए तो ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना, लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत, है ना, आप इसको समझिए, जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम ये इम्यूनिटी देते हैं, लाइफ, जीवन भर, ठीक है ना, इम्यूनिटी ये देते हैं, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। चलिए कुछ और बातों को देख लिया जाए। देखिए, जो स्मॉल पॉक्स, अब है ना, स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो गया है। चिकन पॉक्स तो हर साल होते हैं, हजारों और लाखों लोगों को चिकन पॉक्स होते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स का अब उन्मूलन हो चुका है। अब स्मॉल पॉक्स दुनिया में कोई केस 1978 के बाद नहीं आया है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले ये देख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 8 था, ये पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स का पूरी तरह से, ठीक है ना, उन्मूलन हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। चलिए, ये आप ऐसे समझिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए हम कुछ और बातों को लेकर आगे चलते हैं। चलिए नंबर 11 में आते हैं। देखिए, जो टाइफाइड होता है और जो कोलरा होता है, ठीक है ना, तो कोलरा और टाइफाइड ये दूषित भोजन और जल से होते हैं। हालांकि टाइफाइड के लिए जो हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी भी है, वो भी जिम्मेदार है। चलिए, तो टाइफाइड, और इंपॉर्टेंट बातें हैं, टाइफाइड एवं कोलेरा, जिसको आप हैजा भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका इंग्लिश नाम है कोलेरा, ठीक है ना, दूषित भोजन एवं जल से फैलते हैं, बाकी जितने हैं वो हवा से फैलते हैं, बाकी जितने भी है ना वो हवा से फैलते हैं, या तो खांसने, छींकने, थूकने, जिसको हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, उससे फैलते हैं, या वो छूता है, जैसे कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के बारे में क्या कहा गया है कि लंबे समय तक अगर आप कुष्ठ रोगी के साथ रहिएगा तो संभव है कि आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। यानी कि कुष्ठ रोग है ना, पूरी तरह से छूतहा रोग है, कॉन्टेजियस डिजीज है। डिप्थीरिया कैसे होता है, तो डिप्थीरिया हवा से भी होता है, डिप्थीरिया छूने से भी, कॉन्टेक्ट से भी होता है। तो बहुत सारे बीमारियों के बारे में बहुत बातें हैं, लेकिन ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो टाइफाइड और हैजा होता है ये दूषित जल एवं भोजन से होता है। टाइफाइड जो होता है ना, घरेलू मक्खी भी टाइफाइड को फैलाते हैं, हम ये बात इसमें मेंशन कर सकते हैं। हाउस फ्लाई भी टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं, टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए देखिए, दो बीमारी है ना, जिस एक गोनोरिया है और एक सिफिलिस है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि अगर आप किसी इंफेक्टेड व्यक्ति से यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपको सिफिलिस या गोनोरिया हो सकता है। देखिए, गोनोरिया और सिफिलिस में अंतर क्या है, जननांग है ना, ये जननांग में होता है, रिप्रोडक्टिव जो हमारा ऑर्गन्स है इसमें होता है। क्या होता है उसमें ना कि देखिए, गोनोरिया में क्या होता है कि जलन, पेशाब में जलन होता है, उसका पहचान देखिए, गोनोरिया में पेशाब में जलन होता है, और क्या होता है सिफिलिस में ना घाव हो जाता है, जननांग पर घाव हो जाता है। बस दोनों के बीच का फर्क ये है, दोनों एसटीडी है, हम ये कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर काफी बार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, गोनोरिया और सिफिलिस ये दो प्रमुख हैं, हालांकि एसटीडी तो और भी हैं, लेकिन ये दो प्रमुख एसटीडी हैं, ठीक है ना, गोनोरिया एवं सिफिलिस, गोनोरिया एवं सिफिलिस, ठीक है ना, ये कौन से बीमारियां हैं, ये एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है ना। चलिए, गोनोरिया में क्या होता है, गोनोरिया में पेशाब के दौरान जलन होता है, ये गोनोरिया का लक्षण है, ठीक है। चलिए, जलन होता है। और सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस में जननांग पर, ठीक है ना, घाव हो जाते, लेसन इसको कहते हैं ना, लेसन
है ना, इंग्लिश में पढ़े तो लेसन है ना घाव हो जाते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बातें हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और यही सब सवाल को ना घुमाते रहता है, कुछ खास इसमें नहीं है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए किस बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है। देखिए जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है उसमें ना हम लोग देते हैं एंटीबायोटिक दवा देते हैं। एंटीबायोटिक दवा में मुख्य दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, ये प्रमुख एंटीबायोटिक दवा है। तो चलिए टीबी के इलाज में एक बार बात को फिर से दोहराते हैं। ये नंबर 12 था, नंबर 13 की ओर आते हैं। टीबी के इलाज में क्या चलाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए ये सब ड्रग है, ठीक है ना, ये सब ड्रग है। टीबी के इलाज में चला जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, निमोनिया में क्या चलाया जाता है, थोड़ा सा दवा का नाम देख लेते हैं। निमोनिया में चलाया जाता है, ठीक है ना, पेंसिलिन, पेंसिलिन। चलिए इसके बाद कोलरा में क्या चलाया जाता है ना, कोलरा में क्या चलाया जाता है भाई, हैजा में क्या चलाया जाता है, कौन सा दवा इफेक्टिव दवा होता है, तो कोलरा में चलाया जाता है आपका टेट्रासाइक्लिन, इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। चलिए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और भी, थोड़ा सा कुछ और दवा को भी देखते हैं। जैसे कि लेप्रोसी में हुआ था कि ये डीडीएस चलाएगा, एमडीटी चलाएगा और चारमोंगरा का तेल का इस्तेमाल करेगा। चलिए गोनोरिया में क्या कौन सा दवा इस्तेमाल करना बेहतर होता है, गोनोरिया में आपका चलाया जाता है ना एम्पिसिलिन, है ना, एम्पिसिलिन और पेंसिलिन, एम्पिसिलिन और पेंसिलिन, ये दवा कारगर होती है, ठीक है ना, एम्पिसिलिन और पेंसिलिन ये दवा कारगर होती है। इसके बाद सिफिलिस में क्या कारगर होती है, सिफिलिस में कौन सी दवा कारगर होती है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। तो सिफिलिस में होने वाली दवा का नाम है टेट्रासाइक्लिन और पेंसिलिन, ठीक है ना, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, और पेंसिलिन, ये दवा जो होता है ना सिफिलिस में असरदारक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ऐसे समझिए। चलिए हम देखते हैं कि टाइफाइड, टाइफाइड में कौन सा दवा काम करता है, तो इसमें क्लोरोमाइसिटिन, इसमें है क्लोरोमाइसिटिन, माइसिटिन, इसमें कारगर दवा है। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में हम लोगों ने केवल उन्हीं बातों को देखा जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि अगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल में अगर आपको जाना है, डिटेल में जानकारी लेना है, कुछ और बातों को देखना है, तो आप इसके लिए इसी यूएस वर्चुअल कैंपस के आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको डिजीज नाम का एक बॉक्स प्राप्त होगा, उस बॉक्स में बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, सभी डिजीज के बारे में ना डिटेल से चर्चा किया गया है। आज का हमारे ये वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा। हम लोग अगले वीडियो सेशन में जब आएंगे तो हम लोग आपको लेकर आएंगे प्रोटोजोन डिजीज, फंगल डिजीज, हेलमिंथ डिजीज और भी कुछ बातों के बारे में बात होगी। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।